गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग 11th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक पिछली क्लासेस के दौरान सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके लास्ट में हमने राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में देखा था। बेसिकली ये मेसोपोटामिया से रिलेटेड कल्चरल जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे हमने उसके बारे में देखा था। आज हम सेक्शन 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है एम्पायर्स, और इस दौरान हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कितने ऐसे एम्पायर्स थे जो उस वक्त राइज हुए और बाद में उनका कैसे फॉल हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपने पास अपनी बुक रखिए ताकि मैं जो यहाँ से रीड करूँ आप उसे साथ ही साथ बुक में भी देख सकें। तो इस वक्त मैं हूँ पेज नंबर 50 पर, सेक्शन 2 की बिगिनिंग एम्पायर्स। उसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। ओवर द 2 मिलेनिया दैट फॉलोड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर्स इन मेसोपोटामिया, वेरियस अटेम्प्ट्स एट एम्पायर बिल्डिंग टुक प्लेस अक्रॉस द रीजन एंड इन द एरिया टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इट। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में मेसोपोटामिया देखा था। तो मेसोपोटामिया के वेस्ट में और मेसोपोटामिया के ईस्ट में जितने भी रीजन्स हैं उन सब रीजन्स के अंदर कई ऐसे अटेम्प्ट किए गए कि एक बार फिर से एक बड़ा एम्पायर बिल्ड किया जाए, ऐसा इसमें बताया गया है। कई सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए। उस वक्त बेसिकली जो दौर था वो रूलर्स का दौर था, वहाँ पे किंग्स और क्वींस उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। तो ऐसे में जितनी भी उनकी लीनिएज है, जो किंग्स है, क्वींस है, उनकी आगे की जनरेशन्स है, वो भी उतना ही बड़ा एम्पायर बिल्ड करना चाहती थी। और एक प्रकार की होड़ मच गई थी उस वक्त, जितने भी उस वक्त के एम्पायर्स थे उनके अंदर, कि कौन अपना बड़ा एम्पायर बनाता है और उस एम्पायर को कितने दूर तक उसको फैलाता है। तो देखिए आगे क्या कहा गया है। बाय द 6th century BCE Iranians had established control over major parts of the Assyrian Empire। जो एसेरियन एम्पायर के बारे में हमने अब तक पढ़ा था, अब उसी एसेरियन एम्पायर के ऊपर ईरानियंस का मेजर कंट्रोल हो चुका था 6th century BCE तक, यानी क्राइस्ट के बर्थ से 600 ईयर्स पहले तक वहाँ पर कंप्लीटली ईरानियंस ने उस एम्पायर को टेक ओवर कर लिया था। नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड डेवलप्ड ओवरलैंड एज वेल एज अलोंग द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट देखिए, इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ग्रीक सिटीज एंड देयर कॉलोनीज बेनिफिटेड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रेड दैट वर द रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें तो वहाँ पर ग्रीक सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड से फ़ायदा उठा रहे थे। अब एक चीज़ हमें ये देखनी है, मैं आपको ये धीरे धीरे वापस पढ़ाते वक्त भी बताऊँगा। 2 ऐसे बड़े एम्पायर्स थे जो उस वक्त बिल्ड किए गए थे, एक तो था ग्रीक एम्पायर और एक था रोमन एम्पायर। ये 2 ऐसे एम्पायर थे जो सबसे बड़े थे। उनमें से भी ज़्यादा बड़ा माना जा सकता है ग्रीक एम्पायर। रोमन एम्पायर से पहले ग्रीक एम्पायर का सेटअप किया गया था। बेसिकली ये जो ग्रीस है, ग्रीस वाले एरिया के अंदर यहाँ से ये शुरू हुआ था। और ग्रीक एम्पायर ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि इन्होंने एक नए कल्चर की शुरुआत करी, और ये कल्चर इतना ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था कि आने वाली कई सेंचुरीज तक ग्रीस और ग्रीस के ग्रीक कल्चर के बारे में इन्फ्लुएंस देखा गया है। तो यही चीज़ अब हमें आगे पढ़ने को मिलेगी। ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन्स में जो ग्रीक सिटीज़ थे उनकी जो कॉलोनीज थी उन्होंने ट्रेड से काफ़ी बेनिफिट किया गया था। दे ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम क्लोज ट्रेड विद नोमेडिक पीपल टू द नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी। ब्लैक सी के नॉर्थ के अंदर नोमेडिक ट्राइब्स थी, उन नोमेडिक पीपल से उन्होंने जो ट्रेडिंग शुरू करी, इस ट्रेडिंग से भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि किस प्रकार ग्रीक एम्पायर की शुरुआत हुई थी। ग्रीक एम्पायर की जो सिटीज़ थी वो कब बड़ी हो सकती है? कोई भी सिटी जब ज़्यादा फ्लोरिश करेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड कर पाएगी, क्योंकि ट्रेड की वजह से वहाँ के रिचेस बढ़ेंगे, वहाँ पे वेल्थ बढ़ेगी, और जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी वो लोग ज़्यादा बड़े एक्सपीडिशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा लैंड को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा दूरी तक अपना एम्पायर फैला सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, इन ग्रीस फॉर द मोस्ट पार्ट सिटी स्टेट्स सच एज एथेंस एंड स्पार्टा वर द फोकस ऑफ सिविक लाइफ। ग्रीस के अंदर भी 2 ऐसे शहर थे, एक शहर का नाम था एथेंस और एक का नाम था स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा 2 ऐसे सिटीज़ थे जो अपनी सिविक लाइफ के लिए जाने जाते हैं। From among the Greek states in the late 4th century BCE, the ruler of kingdom of Macedon
Alexander undertook a series of military campaigns and conquered parts of North Africa. वहाँ पर एक प्लेस थी जिसका नाम था मैकेडॉन। मैकेडॉन का जो रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को हिस्ट्री में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ये बहुत ही बड़ा रूलर था। इसने वहाँ से देखिए इसने क्या बताया है यहाँ पर, इसने जब अपनी मिलिट्री कैंपेन्स शुरू करी थी, अपने किंगडम को आगे एक्सपेंड करना शुरू किया था, तो इसने नॉर्थ अफ्रीका तक के कई पार्ट्स, वेस्ट एशिया, यहाँ तक कि ईरान और रीचिंग अप टू बीज, यहाँ तक उसने अपना किंगडम एक्सपेंड कर लिया था। ये इंडिया के बाउंड्री तक भी पहुँच गया था अलेक्जेंडर ने जो अपना कैंपेन शुरू किया था। इसलिए हिस्ट्री के अंदर अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो भी उसमें अलेक्जेंडर का जिक्र आता है। तो अलेक्जेंडर इंडिया तक, जो करंट अभी इंडिया है वहाँ तक भी पहुँच गया था अपना किंगडम एक्सपेंड करने के लिए। हियर हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू प्रोसीड फर्दर ईस्ट, अलेक्जेंडर्स ट्रूप्स रिट्रीटेड दो मैनी ग्रीक्स स्टेड बिहाइंड। ऐसा बताया गया है कि जब अलेक्जेंडर ने अपना मिलिट्री कैंपेन शुरू किया तो उसने अपने ग्रीस वाले रीजन से आगे बढ़ते बढ़ते देखिए सबसे पहले उसने नॉर्थ अफ्रीका, फिर वो वहाँ से वेस्ट एशिया तक पहुँचा और वेस्ट एशिया और ईरान को कवर करने के बाद में वो बीज तक पहुँच गया। और ये जो बीज है ये इंडिया से नज़दीकी के अंदर है। यहाँ पहुँचने के बाद में उसके जो ट्रूप्स थे वो इतने ज़्यादा थक चुके थे, वो कई सालों से लड़ते आ रहे थे। उन्होंने वहाँ पे ग्रीस वाले एरिया से स्टार्ट किया और लड़ते लड़ते इनको कई साल बीत गए और जब ये इंडिया के यहाँ 20 तक पहुँचे तब तक इनके ट्रूप्स इतने ज़्यादा थक गए थे कि उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। एक प्रकार का रिवोल्ट हो गया। उन्होंने अपने रूलर को ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसे में उनके ट्रूप्स ने रिट्रीट कर लिया। रिट्रीट करने का मतलब होता है पीछे हट जाना, और वहीं से अलेक्जेंडर को वापस मुड़ के जाना पड़ा। और कुछ टाइम बाद में जब अलेक्जेंडर मर गया तो उसके बाद में ये जो एक उसने एक्सपेंशन शुरू किया था इसकी भी स्पीड स्लो होती चली गई थी। तो आगे देखिए, थ्रू आउट द एरिया अंडर अलेक्जेंडर्स कंट्रोल आइडियल्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस वर शेयर्ड अमॉन्ग्स द ग्रीक्स एंड द लोकल पॉपुलेशन। अब होगा क्या, जब ग्रीस का रूलर जो अलेक्जेंडर है वो अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा तो उसके एक्सपेंशन की वजह से जो एरिया अलेक्जेंडर कंक्वर करता चला जा रहा था उन सब एरिया के अंदर ग्रीक कल्चर की एक प्रकार से छाप देखी गई थी। ये देखा गया था कि ग्रीक कल्चर धीरे धीरे उन सब एरियाज में प्रमोट होता चला गया था। The region on the whole became Hellenized. The Greeks were called Hellenes. देखिए उस वक्त जो ग्रीक के लोग होते थे उन्हें हेलेंस कहा जाता था। और ये हेलेंस जो है जैसे जैसे एक्सपेंशन के दौरान इनका किंगडम बढ़ता गया तो ये जो ग्रीक कल्चर है ये ग्रीक कल्चर भी आगे से आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि जब वो 20 तक पहुँचे और वहाँ से भी रिट्रीट होकर चले गए थे तो कुछ ऐसे ग्रीक थे जो वहीं पर रुक गए थे। तो थ्रू आउट द एरिया ग्रीक कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उस पूरे रीजन को हेलेनाइज्ड कहा गया था। हेलेनाइज्ड का मतलब है वो रीजन जहाँ पर हेलेंस यानी कि ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रीजन ही हेलेनाइज्ड हो चुका था, मतलब पूरा रीजन अब ग्रीक के कल्चर में इन्फ्लुएंस में आ चुका था। यही चीज़ यहाँ पर कहेगी। आगे देखिए, द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड क्विकली आफ्टर हिज डेथ। और जब इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद में उस स्पीड को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था और उसके बाद में शुरू हुआ ग्रीस के एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। जितना अलेक्जेंडर ने मेहनत करके कोशिश करके इतना अपना एक्सपेंशन किया था वो एक्सपेंशन उसकी डेथ के बाद में कंटिन्यू नहीं हो सका। अलेक्जेंडर के बाद में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया और देखते ही देखते ये जो इतना बड़ा ग्रीक एम्पायर था ये टुकड़ों में बंटने लगा। नेक्स्ट देखिए, दिस पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज द हेलेनिस्टिक पीरियड। हमारी हिस्ट्री में इसे हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है, वो वाला पीरियड जब ग्रीक का और अलेक्जेंडर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पे देखा गया था। But this ignores the way in which other cultures were as important as, not often more important than Hellenistic notions and ideas. उस वक्त जो है ना और भी कई दूसरे कल्चर थे। ऐसा नहीं था कि ग्रीक का इकलौता ऐसा कल्चर था जो पूरी वर्ल्ड पे डोमिनेंट हो गया था। और भी कल्चर्स थे, ईरानियन कल्चर्स वगैरह थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी कल्चर का देखा गया था उन सेंचुरीज़ के दौरान तो वो ग्रीक कल्चर का था, जिसे हम लोग हेलेनिस्टिक कहते हैं। तो हेलेनिस्टिक रीजन्स, हेलेनिस्टिक कल्चर, ये पूरा का पूरा आइडिया ये ग्रीक से ही शुरू हुआ था।
नेक्स्ट देखिए, दिस सेक्शन डील्स विद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। अब हम इस सेक्शन में इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक हमें शॉर्ट में एक थीम एस्टेब्लिश की गई है जहाँ पर हमें ये बताया है कि किस तरीके से ग्रीस और वहाँ पर अलेक्जेंडर ने इतना ज़्यादा अपने किंगडम का एक्सपेंशन किया, लेकिन अलेक्जेंडर के मर जाने के बाद में जब ग्रीस का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ तो उस वक्त एम्पायर्स किस तरीके से नए फॉर्म हुए, ये हमें इस सेक्शन में पढ़ना है। तो आगे देखिए, कहा गया है small but well organized military forces of the central Italian city state of Rome took advantage of the political discord that followed the disintegration of Alexander's empire and established control over North Africa and the Eastern Mediterranean from the 2nd century BC। और यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होती है, जब हमने ये देखा कि अलेक्जेंडर के मर जाने के बाद में ग्रीस का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अब तक अलेक्जेंडर की प्रेजेंस के अंदर सब कुछ देखा जा रहा था। अलेक्जेंडर इतना एबल कमांडर था कि उसके कमांडिंग से पूरा का पूरा रीजन हेलेनिस्टिक हो गया था, पूरे रीजन में ग्रीक कल्चर फैल गया था। लेकिन अलेक्जेंडर के मरते ही ये सब चीज़ें भी उसके साथ ख़त्म हो गई और धीरे धीरे ग्रीस का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। और ग्रीस के इस डिसइंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया उस वक्त रोम ने। उस वक्त जो इटली है, इटली वाले एरिया के अंदर रोम नाम का जो एम्पायर है उसकी शुरुआत हुई। और इस रोम नाम के एम्पायर की शुरुआत होने के साथ में रोम की शुरुआत ही इसलिए हुई थी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वाइड जितना भी ग्रीस के अंडर जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड होते जा रहे हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब है मनमुटाव, डिस्कॉर्ड और डिसेंशन का मतलब भी यही है। डिस्कॉर्ड और कलह की एक वजह थी जिसका फ़ायदा उस वक्त रोमन एम्पायर ने उठाया। रोमन एम्पायर उस वक्त बहुत छोटा एम्पायर था और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर रोमन एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा। लेकिन उनकी एक खासियत ये थी है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, वो इतने प्रिपेयर्ड थे इस बात को लेके। वो चाहते थे कि उनका रोमन एम्पायर इतना ज़्यादा आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और अलेक्जेंडर के एम्पायर के अंदर से उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का जो रीजन है वो सबसे पहले उन्होंने अपने अंडर ले लिया। उसके बाद में देखिए, एट द टाइम रोम वॉज ए रिपब्लिक। और उस वक्त एक नोटिसेबल पॉइंट यह है कि उस वक्त रोम के अंदर मोनार्की नहीं थी एग्जैक्टली, वहाँ पर एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक होने का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्शन से गवर्नमेंट चूज़ की जाती थी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का जो बेसिस था ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। जैसे आजकल की डेमोक्रेसीज में होता है उस टाइप के इलेक्शंस वहाँ पे नहीं रखे जाते थे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था इलेक्शन का। और लेकिन बट इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस गेव सम इम्पोर्टेंस टू बर्थ एंड वेल्थ एंड सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम स्लेवरी। अब कहने को वो एक रिपब्लिक है और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई स्टेट रिपब्लिक होता है तो वहाँ पर स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर वेल्थ और बर्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। कहने को रोम रिपब्लिक था लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो वेल्थी पीपल थे, वहाँ की जो वेल्थ थी उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वहाँ पर बर्थ लीनिएज को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, यहाँ तक कि वहाँ पर स्लेवरी भी चलती थी। The forces of Rome established a network for trade between the states that had once been part of Alexander's empires। अलेक्जेंडर के एम्पायर में जो स्टेट्स पहले थे उन्हीं सब स्टेट्स से रोम ने एक प्रकार का नेटवर्क बनाया ट्रेडिंग का। अलेक्जेंडर के टाइम ग्रीस से ट्रेडिंग होती थी और ग्रीस ने भी ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाई थी। लेकिन अब ग्रीस के बाद अगेन रोमन एम्पायर ने वही लाइंस सेटअप की दोबारा और उन्होंने वापस वही एरियाज जहाँ पर ग्रीस ट्रेडिंग करता था अब ये ट्रेडिंग रोम ने शुरू कर दी थी। द फोर्सेज देखिए आगे क्या कहा गया, इन द मिडल ऑफ द 1st century BCE अंडर जूलियस सीजर ए हाई बॉर्न मिलिट्री कमांडर दिस रोमन एम्पायर वाज एक्सटेंडेड टू प्रेजेंट डे ब्रिटेन एंड जर्मनी। जैसे कि अलेक्जेंडर ने काम किया था, जैसे कि ग्रीस एम्पायर को इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाने का जो सारा क्रेडिट है हम मेनली अलेक्जेंडर को देते हैं, उसी तरीके से रोमन एम्पायर का इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाने का क्रेडिट जूलियस सीजर को दिया जा सकता है। जूलियस
जूलियस सीजर भी अलेक्जेंडर की तरह एक कमांडर था और वो हाई बर्थ का, मतलब कि वो वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी इससे पहले वहाँ के जो सबसे वेल्दी फैमिलीज थी उनसे बिलोंग करता था। और जूलियस सीजर एक बहुत ही एबल मिलिट्री कमांडर था और उसी की देख रेख के अंदर, उसी के ओवरसी के अंदर रोमन एम्पायर को ब्रिटेन और जर्मनी तक एक्सपेंड कर दिया गया। बिल्कुल अलेक्जेंडर की ही सोच की तरह जूलियस सीजर ने भी इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया, यहाँ तक कि वो अपने रोम, इटली के रोम से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक का पूरा रीजन अपने अंडर ले चुका था। Latin was the main language of the empire, though many in the east continue to speak Greek। हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली रोम ने अपना जो एक्सपेंशन किया उससे पहले वहाँ पर ग्रीक कल्चर का डोमिनेंस था। ग्रीक कल्चर का डोमिनेंस होने की वजह से वहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन अब रोम एम्पायर का डोमिनेंस हो जाने की वजह से रोमन लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीक लैंग्वेज जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुकी थी। अभी भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था और वहाँ पर ग्रीक बोली जाती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर धीरे धीरे रोमन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। देखिए, एंड द रोमन्स हैड ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हेलेनिस्टिक कल्चर। अब ये जो हेलेनिस्टिक कल्चर था, यानी कि जो ग्रीक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो पूरे रीजन में था, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर वैसे हिसाब से देखा जाए तो रोमन एम्पायर के साथ साथ ही हेलेनिस्टिक कल्चर यानी कि ग्रीक कल्चर कम हो जाना चाहिए और रोमन कल्चर बढ़ते चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि रोमन के जो रूलर्स थे, रोमन एम्पायर को जो रूल करने वाले लोग थे, वो लोग खुद अपने आप में ग्रीक कल्चर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने कभी भी ग्रीक कल्चर को कम करके, उसका डोमिनेंस घटाकर अपने कल्चर को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उनका कभी भी ऐसा टारगेट नहीं था कि खुद के कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो ग्रीक कल्चर को कम करते चले जाएं। यहाँ तक कि उनके मन में ग्रीक कल्चर के लिए रेस्पेक्ट भी थी काफ़ी। There were changes in the political structure of the empire from the late 1st century and it was substantially Christianized after the emperor Constantine became a Christian in the 4th century। अब आगे जाकर क्या हुआ? अभी तक हम ये देख रहे हैं कि रोमन कल्चर काफ़ी फैल रहा था, साथ ही साथ ग्रीक कल्चर भी अपनी जगह पर, अपने प्लेसेस, अपने रीजन्स में आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद में रोमन एम्पायर का जो एम्परर है कॉन्स्टेंटीन, वो क्रिश्चियनाइज हो गया। उन्होंने जब क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में ये पूरा एरिया क्रिश्चियनाइज होता चला गया, यानी कि अब रोमन एम्पायर एक प्रकार से क्रिश्चियन रिलीजन को अडेप्ट करने लगा था। टू मेक गवर्नमेंट ईजियर द रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाफ्स इन द 4th century CE, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो कॉमन एरा CE की शुरुआत हुई थी, इस कॉमन एरा तक आते आते 4th century CE यानी क्राइस्ट के बर्थ के 400 ईयर्स के बाद तक रोमन एम्पायर अपने आप में दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया। एक पार्ट था ईस्टर्न और एक पार्ट था वेस्टर्न। इसको एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से किया गया था, क्योंकि रोमन एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि वहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बाद में जाकर डिस्कॉर्ड की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो, उससे पहले उन्होंने खुद ही इसे दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक था ईस्टर्न रीजन और एक था रोमन एम्पायर का वेस्टर्न रीजन। But in the west there was a breakdown of the arrangements that existed between Rome and the tribes in frontier areas। अब क्या हुआ, ये जो ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में रोमन एम्पायर को बांट दिया गया था, इसके अंदर से जो वेस्टर्न पार्ट था, उस वेस्टर्न पार्ट के अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स एराइज होना शुरू हो गई। इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक प्रकार का ब्रेक डाउन शुरू हो गया अरेंजमेंट्स का। इसकी वजह ये थी कि एक तरफ था रोमन एम्पायर जो वहाँ रूल कर रहा था और दूसरी तरफ थी कई सारी ट्राइब्स जो वहाँ की लोकल पॉपुलेस थी। उन ट्राइब्स के अंदर से कुछ मेजर ट्राइब्स थी गोथ्स, विसिगोथ्स, वेंडल्स और कुछ और ट्राइब्स। इन ट्राइब्स की रोमन एम्पायर के साथ में एक प्रकार से बनी नहीं, इनमें आपस में डिस्कॉर्ड्स होने लग गए और इन डिस्कॉर्ड्स की वजह से आगे जाकर धीरे धीरे उन्होंने रोमन एडमिनिस्ट्रेशन को अटैक करना शुरू कर दिया। ये डिस्कॉर्ड इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन्होंने रोमन एम्पायर को ओपनली डिफाई करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने रोमन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अटैक करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ने के साथ ही देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज इन स्केल एंड कोइंसाइडेड विद इंटरनल डिसेंशंस
in the empire, leading to the collapse of the empire in the west by the 5th century E. अब देखिए अगले 100 ईयर्स के दौरान 5th सेंचुरी CE तक आते आते ये डिस्कॉर्ड्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि रोमन एम्पायर की इन ट्राइब्स के साथ में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी कि इसकी वजह से रोमन एम्पायर जो वेस्ट में एस्टेब्लिश किया गया था वो कम्प्लीटली कोलैप्स होने की कगार पर आ गया। 5th सेंचुरी आते आते वेस्ट का रोमन एम्पायर वॉज अबाउट टू कोलैप्स। ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड देयर ओन किंगडम्स विद इन द फॉर्मर एम्पायर। ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया और उन्होंने अपना खुद का किंगडम वहाँ पर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, अपना खुद का एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। विद द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द क्रिश्चियन चर्च ए होली रोमन एम्पायर वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज किंगडम्स फ्रॉम द 9th सेंचुरी। बेसिकली अब वहाँ पर रोमन एम्पायर का डोमिनेंस कम होता चला गया, वहाँ की लोकल ट्राइब्स ने उसको कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया और अब वहाँ की लोकल ट्राइब्स ही अपने आप को रूल करने लगी थी। अब रोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न रोमन एम्पायर से कम होता चला गया। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द 7th सेंचुरी एंड द 15th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल द लैंड्स ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर केम टू बी टेकन ओवर बाय द अरब एम्पायर। अब ये तो था वेस्ट में तो ट्राइब्स ने उस एरिया को रोमन एम्पायर से छीन लिया और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उस ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर भी आगे जाते जाते अरब एम्पायर ने उनको भी टेक ओवर कर लिया। यानी कि रोमन एम्पायर का अब बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो गया था। पहले उन्होंने उसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट में ट्राइब्स ने उनसे रोमन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया और ईस्ट वाले पार्ट में अरब एम्पायर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। और ये जो रोमन एम्पायर शुरुआत में कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली आज जिसे हम इस्तांबुल कहते हैं, टर्की का जो इस्तांबुल है उस इस्तांबुल का पहले नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल के अराउंड जितना भी रोमन एम्पायर सेंटर्ड था वो सारा का सारा अरब एम्पायर ने उनसे कवर कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो रोमन एम्पायर था हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था वेस्टर्न पार्ट और एक था ईस्टर्न पार्ट। ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसके अंदर अब ट्राइब्स की ज़्यादा चलने लगी, ट्राइब्स ने इस एरिया को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट था जो अभी तक रोमन एम्पायर के यहाँ पर था, ये ईस्टर्न पार्ट भी रोमन एम्पायर से छीनकर अब अरब्स के हाथ में चला गया। और अरब से हमारा मतलब है बेसिकली इस्लामिक रीजन्स, बेसिकली हमारा अरब से मतलब है मुस्लिम्स जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। अब ये अरब के अंदर प्रोफेट मोहम्मद इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, अरब एम्पायर विच वॉज क्रिएटेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद who founded the faith of Islam in the 7th century and centered on Damascus by its successors who ruled from Baghdad initially बगदाद से रूल किया जाता था और प्रोफेट मोहम्मद के जो सक्सेसर्स थे उन सक्सेसर्स ने इस्लाम रीजन को फाउंड आउट किया था। इस्लाम की जो फाउंडेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि अब ये इस्लाम अरब रीजन के तौर पर रोम का ईस्टर्न पार्ट भी टेक ओवर करने वाला था। there was a close interaction between Greek and Islamic traditions in the region। अब देखिए रोमन एम्पायर से पहले था ग्रीक रीजन और ग्रीक रीजन के बाद में अब वहाँ पर एकदम से इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था, लेकिन ग्रीक रीजन और इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन था। द ट्रेडिंग नेटवर्क्स ऑफ द एरिया एंड इट्स प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पेस्टोरल पीपल टू द नॉर्थ इंक्लूडिंग वेरियस टर्किक ब्राइब्स हु ऑफन अटैक द सिटीज ऑफ द रीजन एंड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल। बेसिकली अब आगे इसी के बारे में बताया गया और बाद में यह बताया गया है कि अल्टीमेटली पहले शुरुआती पेस्टोरल पीपल्स से इनको काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और पेस्टोरल पीपल के बाद में आए मंगोल्स को उस वक्त रूल करता था चंगेज़ खान, जिसको हम लोग हिंदी में यहाँ पर गेंगिस खान नाम से बताया है। ये जो गेंगिस खान था और इसके सक्सेसर्स थे, बाद में इन्होंने उस रीजन को टेक ओवर करने की कोशिश करी एंड दे मूव्ड इनटू वेस्ट एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया और यहाँ तक कि चाइना। 13th सेंचुरी तक आते आते मंगोल्स अंडर गेंगिस खान उन्होंने कम्प्लीटली चाइना तक का सारा एरिया अपने अंडर ले लिया था। तो ये बेसिकली उस वक्त के एम्पायर्स का सेटअप था। सबसे पहले हमने देखा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंडर ग्रीस यानी कि ग्रीक एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, फिर उसके बाद में रोमन एम्पायर एक्सपेंड हुआ और रोमन एम्पायर के दो पार्ट हुए, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को बाद में ट्राइब्स ने टेक ओवर कर लिया और ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर बाद में इस्लामीकरण हो गया उस पूरे रीजन्स का। अरब्स के अंडर उस एरिया को रोमन एम्पायर से छीन लिया गया और बाद में फिर मंगोल्स जैसी कई सारी ट्राइब्स है उन्होंने वहाँ पर उस एरिया को टेक ओवर करने की कोशिश की। इस प्रकार से थ्रू आउट द हिस्ट्री कई प्रकार की ट्राइब्स ने कई प्रकार के
अटैम्प्ट्स इस प्रकार से किए गए और हर एक अटैम्प्ट ये चाहता था कि वो अपना खुद का एम्पायर वहाँ पर सेटअप कर सके। आगे जो कुछ भी लिखा है उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बेसिकली यहाँ तक थीम सेट कर दी है और अब हम आगे इस चैप्टर की जो टाइमलाइन है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है, आगे इसी की थ्योरी कंप्लीट आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको थीम बेसिकली समझ में आ गई होगी कि उस वक्त ये एरिया कैसे चल रहा था। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।